फरीद का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसके भाई फवाद की मौत हुए अभी कुछ ही घंटे बीते थे और घर में ताज़ियत के लिए आए लोग चैन से हलवा खा रहे थे। यह नज़ारा फरीद की रूह को जला रहा था। फरीद चिल्लाया, देखो क्या वक्त आ गया है। हम यहाँ बैठकर तुम्हारी दुआ का हलवा खा रहे हैं। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं? मेरे भाई के जनाजे का हलवा खाकर यहाँ बेगैरतों की तरह बैठे हो। यह तो तुम कह रहे हो कि सिर्फ एक हादसा था, मगर मेरा भाई गया ही क्यों उस जंगल में? क्या वजह थी? किससे बचना था उसे? कासिम बाबा ने शांत करने की कोशिश की, बेटा बस करो। यह वक्त मुनासिब नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। फरीद ने तड़पकर जवाब दिया, क्या बात करूंगा मैं आपसे? आपकी हैसियत ही क्या है? बेशर्म, घटिया इंसान हो तुम लोग। निकल जाओ यहाँ से। जब तक किसी के बराबर में बैठे हो, तुम्हारी हैसियत 2 कौड़ी की है मेरी नज़र में। तुम यहाँ हमारे मुंह पर हंसने आए हो, मैं जानता हूँ यह अच्छी तरह। फरीद टूट चुका था। उसके उस्ताद उसे बाहर ले गए। बाहर आकर दोनों कुछ देर खामोश खड़े रहे। उस्ताद ने धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, जानता हूँ, बहुत मुश्किल है। यह दर्द दिलो दिमाग को हिलाकर रख देता है। हर सांस भारी लगती है। लेकिन बेटा, यह दर्द हम सबको एक न एक दिन सहना ही पड़ता है। हम सब खुदा की तरफ से आए हैं और उसी के पास वापस जाना है। तुम्हें सब्र से काम लेना होगा मेरे बच्चे। फरीद रो पड़ा, सब्र से कैसे काम लूं उस्ताद? मेरा भाई मर चुका है। उनका जिस्म सख्त हो चुका था। मैंने अपने इन्हीं हाथों से उनकी कब्र पर मिट्टी डाली। अब कौन मुझे उनकी मौत का हिसाब देगा? किससे हिसाब लूंगा? कौन है इसका जिम्मेदार? फिर वह थरथराते हुए बोला, ये सब मेरी वजह से हुआ है उस्ताद। मेरा भाई मेरे लिए खौफज़दा था, इसीलिए वो उस जंगल में गया था। मेरे खौफ की वजह से उनके साथ यह हुआ। पहले मैंने अपने भाई को मार दिया। मेरी वजह से उनकी मौत हुई। मैं इस बोझ के साथ कैसे जिंदा रहूंगा? यह कैसे बर्दाश्त होगा? उस्ताद ने उसके कंधे पर हाथ रखा, बेटा ऐसी बातें मत करो। हम में से कोई भी अपनी तकदीर नहीं बदल सकता। एक छोटे से पत्थर पर भी हमारा इख्तियार नहीं है। जिस तरह दुनिया में आने का फैसला हमने खुद नहीं किया, उसी तरह जाने का फैसला भी हम नहीं कर सकते। इसलिए किसी पर भी इल्जाम मत लगाओ, और खासकर खुद पर कभी नहीं। फरीद ने पूछा, अब क्या करूंगा मैं? इस सब के बाद कैसे जीऊंगा उस्ताद? बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। उस्ताद मुस्कुराए, अल्लाह इंसान को दर्द देता है, मगर उसे भर भी देता है। वरना यह इंसान अपने प्यारों के बगैर जिंदगी कैसे गुजारता? अब चलो अंदर चलते हैं। और हाँ, उन लोगों में से किसी को भी तुम्हारे भाई से कोई रंजिश नहीं थी। जनाजे में आने वालों की बेइज्जती करना अपने भाई की बेइज्जती करना है। फरीद ने सर झुकाकर कहा, जी उस्ताद, समझ गया। अंदर घर में एक अलग तरह का तनाव था। आसमान, फवाद की बीवी, सदमे में खामोश हो गई थी। उसकी सास ने पेलेन और सुल्तान पर गुस्सा निकाला, तुम दोनों के यहाँ रहने का कोई हक नहीं। अगर तुम अपनी शादी से न भागी होती तो फवाद आज जिंदा होता। सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है यह सब। लेकिन गुलगुन, फरीद और फवाद की माँ, आगे आई और उसने धीरे मगर दृढ़ता से कहा, फवाद चाहता था कि तुम लोग खुश रहो। उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी। वो अपने भाई और पेलेन को साथ देखना चाहता था। फिर फरीद की तरफ मुड़कर बोली, उसके पास जाओ बेटा। वो बहुत बुरी तरह टूट चुका है। उसे तुम्हारी जरूरत है। उसे अकेला मत छोड़ना।
मैं एक बेटा खो चुकी हूँ, दूसरे को नहीं खोना चाहती। ऊपर सेरान और पेलेन के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। सेरान ने पेलेन को आसमान के कमरे में जाने से रोका। पेलेन ने ललकारा, किस हैसियत से रोकोगी मुझे तुम? सेरान ने जवाब दिया, इस घर की साका दुल्हन थी मैं। इस घर में तुम्हारी हैसियत एक नौकर से भी बदतर है। बात बढ़ी और माहौल और बिगड़ा। फेरित ने बीच में आकर दोनों को सख्त चेतावनी दी, याद रखना, दोबारा ऐसा किया तो कसम खाकर कह रहा हूं, जान से मार दूंगा। पेलेन रोती हुई अपनी माँ के पास गई, अम्मी, मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जहां जाती हूँ वो सेरान मेरे पीछे पहुंच जाती है और फेरित हमेशा उसी का साथ देता है। माँ ने बेटी को गले लगाया और समझाया, हमने इतनी मुश्किल उठाई है यहाँ पहुँचने के लिए, बस थोड़ा सब्र और कर लो। यकीन करो, सब कुछ तुम्हारे फेवर में होगा। नीचे मेहमानों में एक बुजुर्ग और उनका पोता बैठे थे। पोता बोला, दादा, हमने अभी तक हालिस साहब को नहीं देखा। बुजुर्ग बोले, थोड़ा इंतजार करो। और हाँ, मेरे लिए एक प्लेट हलवा और ला देना, बहुत मजे का है। ओरान साहब ने मेहमानों को टोका। एक मेहमान बोला, तुम होते कौन हो जो इस खानदान की तरफ से मुझसे बात करो? फरीद ने कहा, ये हमारे उस्ताद हैं, बाबा के सबसे करीबी दोस्तों में से। हमारे लिए वालिद की हैसियत रखते हैं। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। हालिस अपने कमरे में अकेला बंद था। उसकी भतीजी वहां पहुंची। हालिस ने थकी आवाज में कहा, थक चुका हूं मैं, तन्हा छोड़ दो मुझे। भतीजी ने नहीं माना, चली जाऊंगी अगर आप यही चाहते हैं, लेकिन इस वक्त नहीं जा सकती आपको छोड़कर। वह बोली, हालिस, मेरी तरफ देखें, आपको अपने खानदान के साथ मजबूती से खड़े होना है। आपके बगैर यह खानदान तिनकों की तरह बिखर जाएगा। मैं हूं यहाँ आपके पास, आपका दर्द बांटने के लिए। जिंदगी भर आपको दिल में रखा है। हालिस की आंखें नम हो गईं। वह कुछ न बोला, बस टूटकर बैठ गया, जैसे एक पुरानी दीवार जो बरसों से मजबूत खड़ी थी, आज ढह पड़ी हो। किसी अपने को खोने का दुख यही होता है। एक लम्हे में इंसान 1000 बार मरता है और फिर भी जिंदा रहना पड़ता है।